Hey students, hope you all are fine. Today we are going to begin with the fifth chapter in operating system, that is memory management. In this chapter we will study why memory management plays an important role in operating system, what are the different techniques of memory management, how they are classified, what are its importance, what are its advantages as well as disadvantages. So let's start with this chapter. Before beginning with this memory management technique, let's see what is the importance of memory management. So basically in operating system, memory management is the function responsible for managing the computer's प्राइमरी मेमोरी. मतलब मेमोरी मैनेजमेंट एक फंक्शनैलिटी है जो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी मैनेज करता है. द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन, आइदर इट्स अलोकेटेड और फ्री. मतलब ये जो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन है वो देखेगा कि कौन सा मेमोरी लोकेशन है वो फ्री है या अलोकेट किया गया है. इट डिटरमाइंस हाउ मेमोरी इज अलोकेटेड अमंग कंपीटिंग प्रोसेसेस. कंपीटिंग प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस रेडी स्टेट में है उनको मेमोरी कैसे अलोकेट किया गया है. डिसाइडिंग विच प्रोसेस गेट्स द मेमोरी व्हेन दे रिसीव इट एंड हाउ मच दे आर अलाउड. मतलब प्रोसेस को नीड कितना है मेमोरी का और कब उसको मेमोरी मिलेगा, एंड हाउ मच दे आर अलाउड मतलब कितना उनको मेमोरी दिया जाएगा, मेमोरी का एक्सेस दिया जाएगा. व्हेन मेमोरी इज अलोकेटेड इट डिटरमाइंस विच मेमोरी लोकेशन विल बी असाइंड. मतलब अगर प्रोसेस को मेमोरी दिया गया है तो कौन सा मेमोरी लोकेशन असाइन करना है ये भी डिसीजन मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी ही देगा. इट ट्रैक्स व्हेन मेमोरी इज फ्रीड और अनअलोकेटेड एंड अपडेट्स द स्टेटस. मतलब अगर प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उसका मेमोरी फ्री हो जाएगा जो उसने ऑक्यूपाई किया गया है और वो किसी दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा. तो ये सारा फंक्शनैलिटी कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक करता है. सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं. मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर मेन मेमोरी. Memory management function keeps track of the status of each memory location, either allocated or free, to ensure effective and efficient use of primary memory. There are two memory management techniques, contiguous and non-contiguous. ये दो टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट के, कॉन्टीजियस एंड नॉन कॉन्टीजियस को. जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन को दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है. एक है फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशनिंग, दूसरा है वेरिएबल और डायनेमिक पार्टीशनिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स साइज एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. सो व्हाइल स्टडिंग दिस, just see here the diagram. Here you can see there are four processes, that is P1, P2, P3 and P4. Okay, so before beginning with it I will introduce what is fixed partitioning. Fixed partitioning is the oldest and simplest technique used to put more than one processes in the main memory. यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है. इन दिस पार्टीशनिंग नंबर ऑफ पार्टीशन इन रैम आर फिक्स्ड. मतलब रैम में जो पार्टीशंस है वो फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन बट द साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज़ नॉट फिक्स्ड. मतलब साइज रैम में पार्टीशन फिक्स है, मतलब रैम में 4 या 5 पार्टीशन एग्जाम्पल फिक्स रहेंगे. मतलब रैम में समझो 5 पार्टीशन है, लेकिन 5 पार्टीशन अगर है भी पर हर एक पार्टीशन का साइज सेम नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है. तो ये फिक्स पार्टीशनिंग का एक फीचर है कि भले पार्टीशंस
सेम है, लेकिन पार्टीशन का साइज सेम भी हो सकता है या अलग अलग हो सकता है. एज इट इज कॉन्टिजियस अलोकेशन, hence no spanning is allowed. Spanning मतलब interference of another process is not allowed. Here partition are made before execution or during system configuration. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो पहला पार्टीशन है वो 4 MB का है, दूसरा पार्टीशन है वो 8 MB का है, थर्ड पार्टीशन है वो भी 8 MB का है, और फोर्थ पार्टीशन है वो 16 MB का है. ठीक है, और जो प्रोसेस 1 है वो कितना ले रहा है, 1 MB. तो यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है पहला इसके लिए एलोकेट किया गया 4 MB, लेकिन प्रोसेस 1 ने कितना लिया, 1 MB. तो 3 MB फ्री मतलब फ्री स्पेस अवेलेबल है. फिर प्रोसेस P2 7 MB का है और ब्लॉक साइज कितना है अपना 8 MB का, तो यहाँ पे भी 1 MB बचा. फिर यहाँ पे भी P3 देखो कितने MB का है, 7 MB का, और ब्लॉक साइज कितना है 8 MB का, तो यहाँ पे भी 1 MB बचता है. फिर अपने पास है फोर्थ प्रोसेस, वो है 14 MB का और अपना ब्लॉक साइज है 16 MB का, तो यहाँ पे भी 2 MB बचता है. मतलब ये जो बच रहे हैं ना, देखो यहाँ पे 3 MB बचा, यहाँ पे 1 MB बचा, यहाँ पे 1 MB बचा और यहाँ पे 2 MB बचा, मतलब टोटल 7 MB बचता है. अगर प्रोसेस P5 आया और वो एग्जैक्टली 7 MB का है, तो यहाँ पे वो नहीं हम लोग एलोकेट कर सकते, क्योंकि ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है. मतलब प्रोसेस ने वो पार्टीशन, ये ब्लॉक साइज ऑक्यूपाई किया है. वो ब्लॉक साइज ऑक्यूपाई करने के बाद उसने वो ब्लॉक साइज का पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. उसका जितना उसका मेमोरी है, उसको जितना चाहिए उतना ही उसने वो पार्टीशन में से जगह यूज़ की और बाकी की जगह अनयूज़ रह गई. लेकिन हर एक जो प्रोसेस में अनयूज जगह बचती है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, और वो यूज़ नहीं कर सकते इसलिए उसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये टर्म यूज़ किया गया है. ये जगह वेस्ट हो जाती है, क्योंकि कॉन्टेजियस मेमोरी अलोकेशन में स्पैनिंग मतलब अनयूज जगह अगर बचती है, प्रोसेस ने अगर अनयूज जगह छोड़ी है, तो वो हम लोग दूसरे प्रोसेस को अलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस ने ऑलरेडी वो ब्लॉक को यूज़ किया है, उसको ऑक्यूपाई किया है और उसमें की जगह फ्री बच रही है. तो ऐसे कॉन्टेजियस अलोकेशन अलाउ नहीं करता है वो अनयूज जगह दूसरे प्रोसेस के लिए यूज़ करने के लिए. ठीक है, क्योंकि ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग है. तो ये है फिक्स साइज पार्टीशन का एग्जाम्पल. अभी इसका एडवांटेज क्या है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है. इट सिंपली रिक्वायर्स पुटिंग अ प्रोसेस इनटू सर्टन पार्टीशन. मतलब अगर प्रोसेस को एक सिर्फ ब्लॉक अलोकेट करना है और वो प्रोसेस उस ब्लॉक में जाके बैठ जाएगा. डिसएडवांटेज यही है इसका, मैंने अभी बोला, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. मतलब मेन मेमोरी इज इनएफिशिएंट. एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल ऑक्यूपाइज एन एंटायर पार्टीशन, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. सो ये अगर छोटा प्रोग्राम भी हो लेकिन उसने एक पार्टीशन ऑक्यूपाई किया, लेकिन वो पार्टीशन पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और ये इसका डिसएडवांटेज है. तो ये है फिक्स पार्टीशनिंग का एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अभी हम लोग डायनामिक पार्टीशनिंग देखेंगे. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग. तो उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एग्जैक्टली वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. As you know, we have seen the diagram. It is a part of contiguous allocation technique. It is used to eliminate the problem faced by fixed partitioning. मतलब जो फिक्स पार्टीशनिंग में हम लोग ने प्रॉब्लम फेस किया है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, तो ये प्रॉब्लम ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में अराइज नहीं होता. क्यों नहीं होता? तो ये जो चीज़ें वेरिएबल साइज या फिर डायनामिक पार्टीशनिंग यूज़ करते हैं उसके वजह से ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होता. बिकॉज इनिशियली रैम इज़ एम्प्टी एंड पार्टीशंस आर मेड ड्यूरिंग रन टाइम. मतलब यहाँ पे जो पार्टीशंस होते हैं वो रन टाइम पे बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस नीड, इंस्टेड ऑफ पार्टीशनिंग ड्यूरिंग
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ वहाँ पे क्या होता था फिक्स साइज में, वहाँ पे जब सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना रहता था तो शुरुआती में ही पार्टीशंस बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस के नीड के हिसाब से, प्रोसेस को कितना मेमोरी चाहिए उस हिसाब से रन टाइम पे ही पार्टीशंस बनाए जाते हैं. द साइज ऑफ पार्टीशन विल बी इक्वल टू इनकमिंग प्रोसेस. The partition size varies according to the need of the process so that internal fragmentation can be avoided. जैसे कि मैंने आपको बोला कि पार्टीशन का साइज प्रोसेस के नीड से हिसाब से बनाया जाता है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंट यूज़ होगा रैम मेमोरी का. Number of partition in RAM is not fixed and depends on the number of incoming process. मतलब जो partitions है RAM में वो कितने होंगे ये फिक्स नहीं रहता है और डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, उस हिसाब से पार्टीशन बनाए जाते हैं. जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, प्रोसेस P1 को 2 MB चाहिए जगह, तो उसका ब्लॉक साइज भी, मतलब उसका पार्टीशन भी 2 MB का बनाया है. प्रोसेस P2 को 7 MB जगह चाहिए, तो उसका पार्टीशन मतलब ब्लॉक साइज भी 7 MB का बनाया है. प्रोसेस P3 को 1 MB का जगह चाहिए मेमोरी में, तो उसका ब्लॉक साइज यानी पार्टीशन भी 1 MB का ही बनाया है. और प्रोसेस P4 को 5 MB जगह चाहिए, तो उसका ब्लॉक साइज यानी पार्टीशन भी 5 MB का बनाया है. तो इसका एडवांटेज ये है कि इट हैज़ नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, फिर इट हैज़ नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ प्रोसेस का साइज कितना भी हो सकता है. डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अभी ध्यान से सुनो कैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो हम लोग ने अभी एग्जाम्पल देखा, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस P1 और प्रोसेस P3, देखो इनको मेमोरी कितना अलोकेट किया गया है 2 MB और प्रोसेस P1 को 2 MB अलोकेट किया गया है और प्रोसेस P3 को 1 MB अलोकेट किया गया है. तो ये जो दो प्रोसेस है उनका मेमोरी एलोकेशन कितना है, टोटल मिला के 3 MB है. सपोज ये दो प्रोसेस उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और ये दो प्रोसेस है उनके मेमोरी जो उनको अलोकेट किया गया है वो भी फ्री हो गया. प्रोसेस P5 आया उतने में और उसका साइज है 3 MB. द एम्प्टी स्पेस इन मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड एज स्पैनिंग इज नॉट अलाउड इन कॉन्टिजियस अलोकेशन. मतलब अगर P1 और P3 की जगह खाली भी हो जाती है और अगर इतने में प्रोसेस P5 आता है, वो 3 MB का है एग्जैक्टली और P1 और P3 ने मिला के 3 MB ही ऑक्यूपाई किया गया था, लेकिन ऐसे मामले में भी हम लोग प्रोसेस P5 को नहीं दे सकते वो जगह. क्यों? क्योंकि द रूल ऑफ कॉन्टिजियस अलोकेशन सेज दैट देयर विल बी नो स्पैनिंग. द रूल सेज दैट प्रोसेस मस्ट बी कॉन्टिजियसली प्रेजेंट इन मेन मेमोरी टू गेट एग्जीक्यूटेड. मतलब प्रोसेस को जब भी प्रोसेस P5 है तो उसको मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना चाहिए था जब एग्जीक्यूशन का समय होता है. तो इसके वजह से ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम इस वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में अराइज होता है. Non-contiguous memory allocation. Non-contiguous memory allocation, as you can see in this slide, it has been divided into two types, that is paging and segmentation. So in non-contiguous memory allocation, there will be no problem of external fragmentation as well as internal fragmentation. Just concentrate on this diagram. Okay, as you can see, here is one process, that is process P, which is divided into two partitions that each of 2 KB. So the exact process size is of 4 KB, and here you can see it is divided into 2 partitions each of 2 KB. And here there is a main memory. So this process has been, the partitions of the process are allocated the free space of the main memory. मतलब ये जो प्रोसेस है
उसको पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है और वो पार्टीशन को मेन मेमोरी में जगह अलोकेट की गई है जो फ्री है। सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में, वो रिमूव हो जाता है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में। हियर वी आर डिवाइडिंग अ प्रोसेस इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स मतलब पार्ट्स, एंड देन allocating them to different parts of RAM. By this we are removing the problem known as external fragmentation. So ये जो अप्रोच है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन का, ये आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। Now we will see what is paging. So paging in operating system is a storage mechanism used to retrieve process from the secondary storage into main memory in the form of pages. मतलब पेजिंग ये जो कंसेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का, ये क्या करता है, अगर बहुत लार्जर प्रोग्राम है, प्रोग्राम का साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो क्या करेगा कि मेन मेमोरी का साइज़ लिमिटेड है, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो पेजिंग आपको एक फैसिलिटी देता है कि अगर प्रोग्राम का साइज़ बहुत बड़ा है और आप मेन मेमोरी में उसे ला नहीं सकते पूरे के पूरे मेन मेमोरी में, तो हम लोग वो क्या करता है कि थोड़ा प्रोग्राम वो सेकेंडरी मेमोरी में आधा पार्ट उसका स्टोर करता है और मेन मेमोरी में आधा पार्ट स्टोर करता है। जैसे मेन मेमोरी में उसका आधा पार्ट एग्जीक्यूशन होने के बाद वो बचा हुआ जो पार्ट है वो मेन मेमोरी में लाएगा, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होने के बाद उसका स्पेस फ्री हो जाएगा। फिर जो बचा कुचा सेकेंडरी मेमोरी में पार्ट है बड़े प्रोग्राम का, उसको लाया जाएगा मेन मेमोरी में और फिर एग्जीक्यूशन ऐसे पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। So the main idea behind paging is to divide each process in the form of pages. The main memory will also be divided in the form of frames. मतलब ये जो बेसिक आइडिया है पेजिंग का, ये क्या बोलता है कि हर एक प्रोसेस को डिवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ पेजेस एंड मेन मेमोरी विल बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। मतलब जो प्रोसेस है उसको पेज में डिवाइड किया जाएगा और मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाएगा। वन पेज ऑफ द प्रोसेस इज टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम्स ऑफ मेमोरी। मतलब एक पेज को एक फ्रेम में स्टोर किया जाएगा, हर एक पेज को उसके एक एक फ्रेम में स्टोर किया जाएगा। द पेजेस कैन बी स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द मेमोरी, बट द प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू फाइंड कॉन्टेजियस फ्रेम्स और होल्स। पेजेस ऑफ द प्रोसेस are brought into the main memory only when required। जैसे कि मैंने बोला कि पेजेस को तभी मेन मेमोरी में लाया जाएगा जब उनकी ज़रूरत है, अदरवाइज दे विल रिसाइड इन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। पेजिंग इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कॉन्टेजियस लोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। This scheme permits the physical address space of a process to be non-contiguous। फिर लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस, ये क्या होता है, ये एन एड्रेस जनरेटेड बाय CPU। फिर व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस, these are set of all logical addresses generated by a program। Then what is physical address? It is an address actually available on memory unit। And last one, that is physical address space, these are set of all physical address corresponding to logical addresses। तो ये जो टर्म्स मैंने अभी पढ़े हैं ना, ये टर्म्स, ये पेजिंग जो डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम जो आप इस स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे वो टर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो ये बेसिक ये जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, ये बताता है कि पेजिंग ये जो कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन डिफरेंट फ्रेम साइजेस। मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फ्रेम साइज का जो प्री डिफाइंड साइज है फ्रेम का वो चेंज होगा। द साइज ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी इक्वल। जैसे मैंने अभी बोला कि जो फ्रेम का साइज है वो इक्वल ही होना चाहिए। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पेजेस आर मैप टू द फ्रेम्स, जैसे मैंने बोला कि हर एक पेज को एक मैपिंग किया जाएगा फ्रेम के साथ।
सो द पेज साइज नीड टू बी सेम एज फ्रेम साइज। मतलब अगर पेज 4 KB का है तो फ्रेम का साइज भी 4 KB का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। लेट अस कंसीडर द मेन मेमोरी साइज इज 16 KB एंड फ्रेम साइज इज 1 KB। तो मेन मेमोरी को डिवाइड किया जाएगा इंटू 16 फ्रेम्स ऑफ 1 KB ईच। ठीक है, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं देर आर 4 प्रोसेसेस इन द सिस्टम, दैट इज P1, P2, P3 एंड P4, और हर प्रोसेस 4 KB का है। सो ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड इंटू पेजेस ऑफ 1 KB। मतलब अगर 4 KB का प्रोसेस है लेकिन पेज फ्रेम का साइज कितना है 1 KB का, तो प्रोसेस को भी 1 KB में ही डिवाइड किया जाएगा, भले वो 4 KB का हो। मतलब प्रोसेस P1 है, भले वो 4 KB का है, लेकिन उसका एक एक पार्टीशन 1 KB का होगा क्योंकि पेज फ्रेम का साइज 1 KB का है। Initially all the frames are empty, therefore pages of the process will be stored in contiguous way. Frames, pages and the mapping between the two is shown in the image below. अभी यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, ये यहाँ पे हम लोग को मेन मेमोरी से प्रोसेस मतलब प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया गया है और पेजेस को पेज नंबर अलोकेट किया गया है। पेज नंबर के साथ ऑफसेट है, ऑफसेट मतलब उसका मेमोरी अलोकेशन। फिर उसको मैप किया गया है फिजिकल एड्रेस के साथ, मतलब उसको कहाँ पे स्टोर करना है एग्जैक्टली वो प्रोसेस को, वहाँ पे उसको फिजिकल एड्रेस उसका मेन है। फिर ये जो PTBR देख रहे हो आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर और टेबल को मिला के वहाँ वो पॉइंट करता है पेज टेबल पे, मतलब वो प्रोसेस पेज टेबल में कहाँ पे स्टोर हुआ है। फिर वो पेज टेबल का पॉइंटर जा रहा है फ्रेम नंबर पे। मैंने जैसे कि आपको बोला कि हर एक पेज को फ्रेम से मैप किया गया है, तो यहाँ पे पेज टेबल है वो पॉइंट आउट कर रहा है फ्रेम को, क्योंकि पेज और फ्रेम का मैपिंग है एक दूसरे के साथ। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का एडिशन मिला के हम लोग को मतलब वो पॉइंट किया जाता है मेन मेमोरी में। मतलब लॉजिकल एड्रेस मतलब जहाँ से वो आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है, वो प्रोसेस को फिर पेज टेबल से फ्रेमिंग करके, मतलब पेज टेबल और फ्रेम को मैप करके हम लोग को फिजिकल एड्रेस मिलता है। फिजिकल एड्रेस मतलब कहाँ पे वो पेज स्टोर हो रहा है। तो जहाँ से वो पेज आ रहा है और जहाँ से वो पेज स्टोर हो रहा है उसको मिलाकर पॉइंट किया जाता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में पॉइंट किया करके वो डिसाइड करता है कि मेन मेमोरी में वो कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे स्टोर होगा। तो ये मेन आपका पेजिंग का कंसेप्ट है। जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सेगमेंटेशन। In operating system, segmentation is a memory management technique in which memory is divided into fixed variable size parts. Each part is known as segment which can be allocated to a process. जैसे कि हम लोग ने अभी पेजिंग का कंसेप्ट देखा, वहाँ पे प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है और वहाँ पे पेजेस फिक्स साइज़ के होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेगमेंटेशन में वैसा नहीं है। सेगमेंटेशन में क्या है, प्रोसेसेस को वेरिएबल साइज़ में डिवाइड किया जाता है और वो हर एक वेरिएबल साइज पार्ट को सेगमेंट का नाम दिया जाता है, मतलब उसको सेगमेंट बोला जाता है। द डिटेल अबाउट ईच सेगमेंट आर स्टोर्ड इन द टेबल कॉल्ड एज सेगमेंट टेबल। ये जो हर एक सेगमेंट के बारे में जो डिटेलिंग है वो सेगमेंट टेबल में अवेलेबल होता है। सेगमेंट टेबल इज स्टोर्ड इन वन ऑफ द सेगमेंट। ये जो सेगमेंट टेबल है इसमें दो बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है, एक है बेस और दूसरा है लिमिट। बेस मतलब इट इज़ द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट और लिमिट मतलब इट इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, मतलब लेंथ मतलब उसका साइज। ठीक है, अभी ये जो मैंने पॉइंटर्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस स्लाइड में लिखे हैं, ये हम लोग देखेंगे। अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, द चंक दैट अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू विच आर नॉट नेसेसरी ऑल ऑफ सेम साइज। मतलब ये जो प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है चंक्स में या फिर पार्ट्स में, वो सेम साइज़ के नहीं होते और उनको बोला जाता है सेगमेंट।
A table stores the information about all such segment and it is called segment table. Segment table, it maps two-dimensional logical address into one-dimensional physical address. Each table entry has, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, base address. It contains the starting physical address where the segment reside in memory. दूसरा है limit. It specifies the length of the segment. ठीक है, अभी ये जो डायग्राम है वो देखो सेगमेंटेशन का, ये ब्लॉक डायग्राम है. यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होता है ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस बाय सेगमेंट टेबल. तो सीपीयू क्या करता है जनरेट, ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और लॉजिकल एड्रेस को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक है सेगमेंट नंबर, दूसरा है ऑफसेट. सेगमेंट नंबर इज मैप टू द सेगमेंट टेबल. द लिमिट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेगमेंट इज कंपेयर्ड विद द ऑफसेट. जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेगमेंट नंबर को मैप किया गया है सेगमेंट टेबल के साथ, और ये जो लिमिट है ना उसको कंपेयर किया जाता है ऑफसेट के साथ. अगर ऑफसेट इज लेस देन द लिमिट देन एड्रेस इज वैलिड. मतलब अगर ऑफसेट कम है लिमिट से तो एड्रेस इज वैलिड, अदरवाइज इट थ्रोज एन एरर एज द एड्रेस इज इनवैलिड. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये लॉजिकल एड्रेस है, उसमें सेगमेंट नंबर है, उसको STBR मतलब सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर को मिला के उसका मैपिंग किया जाता है सेगमेंट टेबल से. फिर ये जो सेगमेंट टेबल का लिमिट है और लॉजिकल एड्रेस में जो ऑफसेट है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है. अगर ऑफसेट लिमिट से लेस है तो मैपिंग होगा मेन मेमोरी में. अगर ऑफसेट अगर लेस नहीं है तो एरर जनरेट होगा और वो इनवैलिड एड्रेस ऐसे करके पॉइंट आउट करेगा. इन केस ऑफ वैलिड एड्रेस द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इज एडेड टू द ऑफसेट. मतलब अगर एड्रेस वैलिड है तो ये जो बेस एड्रेस है ना उसको ऐड किया जाएगा फिजिकल एड्रेस के साथ, और अपने को फिजिकल एड्रेस ऑफ एक्चुअल वर्ड इन मेन मेमोरी को, मतलब वहाँ पे हम लोग को एड्रेस एक्चुअल एड्रेस मिल जाएगा. इसका एडवांटेज क्या है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. इट इज़ ईजियर टू रीअलोकेट सेगमेंट्स देन एंटायर एड्रेस स्पेस. और दिस एडवांटेज है इट हैज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. फिर इट इज़ कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. तो ये है सेगमेंटेशन का कंसेप्ट. ये जो बचा हुआ 5th चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करते हैं. टिल देन गो थ्रू दिस सेशन लिंक एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी ऑन गूगल मीट. टिल देन go through all the session. There will be chapter 4 and chapter 5 for your unit test. So go through the session link of this chapter specially. Okay, so till then, bye.